बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं भाई। कल यानी यूँ समझ लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ा फ़ैसला होने वाला है। ये बड़ा फ़ैसला क्या है, इस पे बात करेंगे। और इमरान ख़ान ने 3 टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है भाई, ये आपने ज़रूर सुनना है। ये 3 टेस्ट हैं कौन से, इस पे बात करनी है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, इस पे बात कर। खसूसी अदालतें बन गई हैं, इस्लामाबाद में बन गई हैं, बाकी सूबों में बनने लगी हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, आपके ताउन और अल्लाह के करम से चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 6-6 लगवा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2-2 3-3 मिल के भी लगवा रहे हैं। और वो जो लगाते हैं वो अपने मरहूमीन का नाम, मैं असल में कुछ लोग कहते हैं कि नकवी साहब हमें तख्ती पर नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं भाई है। वो एक तो दुआ करते हैं, दूसरा एक जब नाम पे तख्ती लग जाती है ना, वो आपके पास महफूज हो जाता है। आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी हमें बताएंगे ना कि मैंने इस नाम का लगवाया था, हम वहीं जाके आपको बताएंगे ये लगा हुआ है। आप किसी को आके वहाँ जाके जो है ना भेजें, तो ये हमारा भी मुहासबा है ना। तो इस वजह से तख्ती ज़रूर लगवाइए अपने मरहूमीन के नाम की। दुआ भी करते हैं लोग, और ये इस तरीके से एक प्योर एक जो सूरत हाल है, ट्रांसपेरेंसी, वो भी रहती है। खैर आ जाएँ जनाब, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आ जाएँ। सबसे पहले मैं बड़ी दिलचस्प ख़बर पे आता हूँ। आज इमरान ख़ान साहब से पुलिस ने भी तफ्तीश की, पंजाब पुलिस ने 9 मई के केसेस में। और एक डीएसपी हैं गालिबन आसिफ जावेद साहब, या जावेद आसिफ इस तरह का उनका को नाम लिखा हुआ था। तो वो आए। पहले तो इमरान ख़ान साहब ने कहा मैं आपके साथ तामुन नहीं करता। खैर ये अच्छा, ये भी एक वो लाडला कैदी है कि जब भी पुलिस टीम या FIA या कोई आता है कहता मैं नहीं करता तामुन आपके साथ, भाग जाओ। क्या किसी और कैदी को या मुलजिम को भी ये अख्तियार हासिल है कि वो भी इनकार कर दे कि जी मैं नहीं, मैं जाओ मैं थाने पर? उसको तो उल्टा लटका के मारते हैं। तो खैर, तो खान साहब ने कहा कि जी मैं तो बाद में DSP साहब ने को मिन्नत समाजत की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। को 2-4 उनके सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद आ गई पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। ठीक, उन्होंने कोई 3 टेस्ट करने थे। एक टेस्ट, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ज़रा सुनिएगा। एक खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैंने ये टेस्ट नहीं करवाने। एक टेस्ट था पॉलीग्राफिक टेस्ट, दूसरा टेस्ट था वॉइस मैचिंग टेस्ट, और तीसरा टेस्ट था फोटोग्रामेट्री टेस्ट। अब ये ज़रा सुनिएगा कि ये टेस्ट होते क्या हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होता है ना, वो आम तौर पे बहुत सारे मुल्ज़मान का किया जाता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट वो एक मशीन पे बिठाते हैं और सवालात करते हैं, और जहाँ पर आप झूठ बोल रहे होते हैं वहीं पर पकड़े जाते हैं। आप समझ आ गया आपको, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है। तो खान साहब को, आपको पता है खान साहब माँ की गोद से कब्र तक सब उन्होंने झूठ ही झूठ बोलना है। तो वो तो मशीन हर वक्त, उस मशीन ने जो है ना वो टू करना ही था कि ये झूठ बोल रहा है। तो अब खैर वो बड़ी एक मैचिंग होती है। उन्होंने कहा जी मैंने यही नहीं करवाना। उसके बाद दूसरा टेस्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने करना था, वॉइस मैचिंग टेस्ट। ये टेस्ट बड़ा अहम है। वॉइस मैचिंग टेस्ट, ये आपको पता है कि गुज़श्ता कितना अरसे से खान साहब की ऑडियोज़, वो जो है ना, खैर वीडियो तो वीडियो, बहुत सारी ऑडियोज़ भी जो है ना वो लीक हो गई हैं। मुख्तलिफ, वो आयला मलिक से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस के साथ, यहाँ पर आज़म ख़ान और मतलब साइफ़र के हवाले से भी और हवालों से भी ऑडियो लीक्स जो है ना उनकी वो लीक हुई हैं ऑडियोज़। और वॉइस मैचिंग ये होती है कि जब आप खान साहब कोई असल वॉइस रिकॉर्ड करें और वो जनाब कहें कि जी कोई पैरा पढ़वाते हैं या जो भी इस तरह से होता है, तो वो उस वॉइस मैचिंग को उसके साथ मैच करते हैं। एक बात।
दूसरी बात यह है कि वॉइस मैचिंग आपको मुस्तकबिल में भी फ़ायदा देती है। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में कोई भी आप कॉल कर रहे हैं, कोई इस तरह की ऑडियो लीक हो रही है, वो आपकी वॉइस के साथ ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है। आजकल तो ये सूरत हाल है कि ये नहीं है कि जनाब आपको टेलीफोन कर रहे हैं या कोई कॉल कर रहे हैं और आपकी वो कॉल टेप होगी तो तब आपको, नहीं, अगर वो टेप नहीं भी हो रही और उस पर वॉइस मैचिंग रिकॉर्डिंग लगा दी गई है तो फिर आपकी वो आवाज़ के साथ जो आवाज़ मैच हो रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये वही बंदा बोल रहा है। ये बड़े आप आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो खान साहब ने उससे भी इनकार कर दिया कि ये टेस्ट भी मैंने नहीं करवाना। तीसरा टेस्ट था फोटोग्रामेट्री टेस्ट। ये फोटोग्रामेट्री ये टेस्ट जो होता है ये क्या होता है? ये टेस्ट में उस बंदे की मुख्तलिफ़ तस्वीर लेते हैं मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ, चेहरे की, पूरी फुल बॉडी की, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद उन तस्वीर को वो मैच करते हैं मुख्तलिफ़ CCTV कैमरा के साथ। तो वो मतलब वो ये है कि यार ये वाकई वही बंदा था, ये जो आ रहा है ये इस तरीके से हो सकता है खान साहब के ये जो बाल्टी पहन के आ रहा है, वो बाल्टियाँ पहन के बड़े आते थे ना। तो खैर, तो ये तीनों टेस्ट खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब बंदा पूछे कि यार ये तीनों टेस्ट खान साहब ने इनकार किए हैं, झूठ पकड़े जाने का खदशा था। मतलब यही है ना, अगर आपने खदशात, वो हमारी सराइकी में कहते हैं, एक आम सा मुहावरा है कि दिल 24 सच ते गली ते खड़ा नाच। यानी अगर आपके दिल में सच है, आप गली में भी नाच रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद एक पुराना एक मुहावरा बना हुआ है। मकसद कहने का ये है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो दूसरों को कहा करते थे खान साहब कि भाई अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको डर किस बात का है। तो अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आप कोई झूठ नहीं बोल रहे उस मशीन पे बैठ के, अगर आपकी वो ऑडियोज़ नहीं हैं जो आयला मलिक के साथ लीक हुई और बाकी लोगों के साथ भी लीक हुई हैं, तो फिर वॉइस मैचिंग करवा दें, फिर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा दें और वो वॉइस मैचिंग जो उनका कानूनी तरीक़ाकार है। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही, क्या हर मुल्ज़िम को ये अख्तियार हासिल है कि वो ना कर दे? पुलिस वालों को, एजेंसी वालों को, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वालों को भगा दे। बहुत सारे मुल्ज़मान होते हैं जो चोरी के, डकैती के, कत्ल के, रेप के, मुख्तलिफ़ वो मुल्ज़मान होते हैं जिनकी वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करते हैं, वॉइस मैचिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ और भी ये जो अपना दूसरा टेस्ट है, तीसरा, वो भी करते हैं वगैरह। तो वो क्या पुलिस के सामने कहते हैं कि भाग जाओ, मैं तो नहीं कराता ये टेस्ट? तो क्या उनको ये ऑप्शन होती है, उनको ये अख्तियार होता है कि वो भगा दें पुलिस को कि जी हम तो नहीं कराते? उनको तो छित्तर मार के वो बिठाते हैं मशीन पर भी और कहते हैं कि तू तो क्या, तेरा बाप भी ये टेस्ट करवाएगा। तो ये खान को खसूसी लाडलापन इस कैदी का या इस मुल्ज़िम का या इस मुजरिम का क्यों है? खसूसी लाडलापन अभी तो मुल्ज़मान जो थाने में होते हैं आम तौर पे उनका वहाँ हो जाता है, तो इसका क्यों है? ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। खसूसी अदालतों का क़याम अब इस्लामाबाद में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मुशावरत के साथ इस्लामाबाद में वो क़याम हो गया है। और अब सुना है कि ये पीका एक्ट के तहत हुआ है, और अब सुना है कि ये खसूसी अदालतों में ये जो रऊफ़ हसन साहब गिरफ़्तार हुए हैं, ये जो बाकी लोग गिरफ़्तार हुए हैं यहाँ पर ये सेक्रेटेरिएट से या बाकी कुछ लोग, उनका जो ट्रायल होगा वो इन खसूसी अदालतों में होगा। अब कहा जा रहा है कि बाकी सूबों में बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस की मुशावरत के साथ खसूसी अदालतों का क़याम होगा, और खसूसी अदालतों का क़याम होगा, और ये खसूसी अदालतें ही में मुकदमा इनका चलेगा ऐसे लोगों का। तो अब ये देखते मतलब वो बाकी अदालतों का टाइम भी बचेगा, और वो देखते हैं कि वो क्या सूरत है। ज़ाहिर है वो अपील का हक़ तो उनको हो गई होगा, लेकिन ये जो खसूसी अदालतें हैं इनमें इनका वो कर रहे हैं कि बाकी सूबों में भी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कल इस पर मज़ीद भी डिस्कशन होनी है। कल एक बड़ा सुना यही है कि कल काबीना का इजलास है, और काबीना के इजलास में
اور بھی فیصلے ہیں ایجنڈے پہ، اور بھی مثلاً سفارتکاروں کی سہولت کے لیے کو ویزا فری انٹری، اور بھی معیشت کے حوالے سے مختلف فیصلے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل کے اجلاس میں، جو کہ آج ہونا تھا، جو ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا، اور کل کے اجلاس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کا انعقاد یا امپوزیشن آف آرٹیکل 6 کا لگنا بھی، یہ بھی زیر غور آئے گا۔ ہو سکتا ہے کل ہی کل کو فیصلہ نہ ہو، لیکن اس کا یہ کل ہی کل ایک طرح کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان پر آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے اور اس پر پابندی بھی لگانی ہے۔ یہ بہت ساری، وہ جے آئی ٹی بھی بن رہی ہے، اور وہ جے آئی ٹی بھی پابندی کے۔ آج میں صالح ظفر صاحب کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا جنگ میں، دی نیوز میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ جو اعترافی بیان دیا ہے، تو خان صاحب نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اور خان صاحب نے اعتراف کر کے اب اپنا راستہ ہموار کیا ہے ملٹری کورٹس میں جانے کا۔ وہ بات تو خیر ان کی بڑی ٹھیک ہے، اب وہ جاتا ہے یا لے جاتا ہے یا نہیں جاتا، اسی وجہ سے سارے کانپنے لگ گئے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ، اور پھر اس کے بعد وہ بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ بھی وہ کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں، خان صاحب نے ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے سارے صحافی جنہوں نے بی بی سی تک بھی رپورٹ کیا اور باقی لوگوں نے بھی، تو کم از کم صحافی آ کے عدالت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ خان صاحب نے ہمارے سامنے یہ کہا تھا، ہمیں کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرو۔ آج ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو خان صاحب نے کہا نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس ادارے کے خلاف کمپلینٹ ہوتی ہے اسی کے دفتر کے سامنے جا کے شکایت کرنی ہوتی ہے، احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑیں گے تو رینجر والے، تو وہ کس کے وابڈا کے دفتر کے سامنے تو نہیں جائیں گے، وہ رینجر کے دفتر یا فوج کے دفتر کے سامنے جائیں گے، یا فوج کے ادارے کے جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہے مجھے رینجر والے پکڑیں اور وہ کسی اور آفس میں چلے جائیں۔ تو وہ اب یہ مکر رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسی بات کوئی نہیں کی۔ اور یہ جو آدھا درجن سے زیادہ صحافی تھے وہاں پر، وہ آ کے کوئی ان کو بھائی آپ نے سٹوری کیوں دی تھی، آپ نے اپنے ادارے میں سٹوری کی ہے، اور تمام کے تمام وہ جو نیوز چینل اور تمام کے تمام جو ویب سائٹس اور اخبارات سب میں اس صحافی کے نام سے سٹوری لگی اور چھپی ہے، تو اس صحافی کو اگر جج نے بلا لیا، میجسٹریٹ نے، کہ بھائی بتائیں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جاؤ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرو، اتنا بڑا اعتراف ہے جرم، تو آسان بات تو اتنی نہیں ہے۔ باقی کالے بھونوں کی مرضی، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو بھائی آج نا ایک بہت بڑی بات ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایک انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور دہشت گردوں کو، طالبان کو، ٹی ٹی پی کو وہ بھتہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اسے ظاہر ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اس چیز کو کریدا، اور یا آپ یقین کیجئے کہ آپ کانپ کے رہ جائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں، اچھا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ روز پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے لوگ بھتہ دے رہے ہیں یہ دہشت گردوں کو، تاجر وغیرہ، 5 سے 15% مختلف۔ اس میں مختلف حوالوں سے خیبر ایجنسی میں بہت بڑی تعداد میں چرس، افیون یہ وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ سنا ہے کہ بھائی ایک سنا کیا ہے، ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 کلوگرام چرس پر 5,000 روپے طالبان بھتہ لے رہے ہیں۔ ذرا سنتے جائیں، اس کے بعد جو ہے نا، مطلب یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنا وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ علاقوں میں چلغوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو چلغوزہ ہے، یہ بھی اس میں بھی وہ اربوں روپے کما رہے ہیں اور وہ بھتہ لے رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں کسی ایک ایجنسی کے اہلکار، اور ان کے کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ، وہ آیا ہوا تھا نیوز میں کہ پچھلے 2 سالوں میں 25,000 ملین، یہ تو تقریباً کو 25 ارب بنتا ہے،
इतने का भत्ता लिया गया, वो भी एक मखसूस इलाके से, ठीक है ना। अब डेरा इस्माइल ख़ान, टांक, लक्की मरवत, इवन बन्नू, इवन ये शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर एजेंसी, सारे ये जितने एरियाज़ हैं यहाँ पे तालिबान भत्ता ले रहे हैं। वो ताजरों से, ठेकेदारों से, हुकूमती ठेकेदारों से सूबाई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अरबों रुपए के, और वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अरबों रुपए के। अब उनको सिक्योरिटी तो कोई देता नहीं है, ना तो देती है सूबाई हुकूमत और ना ही देती है वफाकी हुकूमत। अब उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला है ठेकेदारों ने कि यार ये इन्हीं तालिबान को भत्ता दो, और फिर और अगर किसी ने नहीं दिया तो उसकी दुकान, उसका कारोबार आके 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो वो भत्ता दे रहे हैं। और अगर दहशतगर्द यानी पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इवन सेटल्ड एरिया में भी, सेटल्ड एरियाज़ में भी अगर वो भत्ता ले रहे हैं तो ये तो रियासत के लिए, ये मेरे पास ये सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल थी और मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे भी भेजी। यहाँ ये लिखा हुआ है, ये तालिबान की तरफ से है, ठीक हो गया ना, पैगाम है तालिबान की तरफ से कि ज़िला लकी मरवत के तमाम गयूर अवाम से अपील है कि दरियाए कुरम और दरियाए गंबीला के आसपास जितने जंगलात हैं, चाहे सफ़ेदा का हो चाहे कीकर का हो, इसका काटना और इसका ख़रीदना और बेचना तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। लिहाजा आप लोग मेहरबानी करके इस जंगलात से इज्तनाब करें, और काटने की सूरत में अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसका उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये तालिबान की तरफ से माशाअल्लाह एक आर्डर आया है। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि अगर ये यही एज़ इट इज़ जो सच है, अगर ये तो फिर रियासत किधर गई है। मतलब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं। स्मगलिंग उस लेवल पे बढ़ गई है। ये कस्टम के एहलकारों को कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि रात को मार दिया, दिन को मार दिया, वगैरह वगैरह। मसला ये है कि उनको क्यों मारा बेचारों को, उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी भाई यार ये कस्टम वालों को क्यों, कस्टम के ऑफिसर्स तक को मारा है। डेरा इस्माइल ख़ान, उसमें वो जो सी पैक है उस पर मुख्तलिफ़ जगहों पर कस्टम के ऑफिसर्स को भी मारा है, कस्टम के एहलकारों को मारा है। उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी, आज समझ आ रही है। और वो कहते कि कस्टम के ऑफिसर्स को इस वजह से मारा गया है कि अब रात को कोई कस्टम ऑफिसर होता ही नहीं है, अब रात को कोई कस्टम की चेक पोस्ट होती नहीं है, जो मर्ज़ी आए आप स्मगलिंग करते रहें। दिन में भी बहुत ही कम होती है, जो मर्ज़ी आए आप स्मगलिंग करते रहें, और उसमें भी आप भत्ते भी लेते रहें और जो कुछ करते रहें। ये है, अब इन्ना लीला पढ़ लेना चाहिए। मैं अक्सर व बेशतर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हैं, मैं उनकी एक चीज़ की तो बड़ी दाद देता हूँ कि उनको पाकिस्तान की फ़िक्र ज़रूर होती है, ठीक हो गया ना। और वो कहते हैं कि नकवी साहब क्या बनेगा इस मुल्क का। हालांकि वो लोग जो अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए, अपना यूरोप, मुख्तलिफ़ ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ पर वो आबाद हैं, 40-40 साल से, 50-50 साल से आबाद हैं। एक बंदा जिसकी 80 साल उम्र है या 75 साल उम्र है, उसकी एक एक दो दो नस्लें आगे जवान हो गई हैं, और वो तब भी उनको फ़िक्र यही है कि इसका क्या होगा, हमारे मुल्क का क्या होगा। ज़ाहिर अपनी मिट्टी से हर किसी को प्यार होता है, हर पाकिस्तानी को अपनी मिट्टी से प्यार है। जहाँ हालात ये चल रहे हों तो अब वो क्या है, ऐसे में सितम बलाए सितम ये है, खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद आ गई है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ख़िलाफ़। अब आप अंदाज़ा कीजिए, और हुकूमत का एक एक वज़ीर जनाब वो बयान दे रहा है कि हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ख़िलाफ़ हैं, हम नहीं होने देंगे। एक तरफ ये हालात हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, अब रात को तो छोड़ दीजिए, दिन को नहीं निकल सकता, और दूसरी तरफ ये हालात हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।